हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें हमने चालू किया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसके ऑलरेडी वाले प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने रैंक, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते ये देखा है। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट चालू किया था रिडक्शन ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए इनटू नॉर्मल फॉर्म पी क्यू, जिसके ऊपर हमने कुछ सम किए थे। अभी उसी कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू कर देते हुए उस कंसेप्ट के ऊपर अभी और एक सम प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन इस तरीके से है, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that PAQ is in normal form, PAQ is in normal form. Also find the rank of A and A इनवर्स। ठीक है, मैट्रिक्स इस तरीके से दिया है 1 2 -2 1 2 -2, ये फर्स्ट रो एलिमेंट हो गया। उसके बाद सेकंड रो एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं -1 3 0, और थर्ड रो एलिमेंट दिए है 0 -2 1। ठीक है, ये हो गया मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करते वक्त हमें इतना ध्यान रखना है कि दिए हुए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमने आंसर करते वक्त लिखे हैं या नहीं। अगर एक भी एलिमेंट हमारा गलत हो जाता है तो भले भी हमारा सारे स्टेप्स राइट हो, लेकिन हमारा आंसर तो रॉन्ग आएगा, क्योंकि हमने गलत एलिमेंट्स यूज़ किया है। तो इसको ध्यान में रखना है कि सही एलिमेंट्स लिखे हैं कि नहीं, हमेशा चेक करेंगे। अभी देखो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स की ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी सीखी है, तो सेम काम करना है जैसे कि इसमें बताया था प्रीवियस वाले लेक्चर्स में। सेम करना है, बस यहाँ पे अलग काम क्या करना होगा, मैट्रिसेस पी एच क्यू ढूंढने ना हमें, जो कि नॉन सिंगुलर हो गए। तो हमें क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स ए एज इट इज़ लिखना है इज इक्वल टू, इसके बाद इस गिवन मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने, इस गिवन मैट्रिक्स के नंबर ऑफ 3 है ना, तो हमें क्या लिखना होगा, 3 ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स लिखना है, I3 लिखना है। उसके बाद वापस ए लिखना होगा। इसके बाद इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पर इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है, तो उसको भी उसी ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स लिखना है, वो लिखना है ए के राइट साइड में I3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स जो दिया है वो लिखूँगा मैं। क्या दिया है वो, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एज इट इज़ लिखना होगा। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इतना करने के बाद देखो, जैसे कि आपको रैंक निकालने की प्रोसीजर पता है, उसको ही फॉलो करना है। लेफ्ट साइड की में जो मैट्रिक्स दिया है ना, उसका रैंक निकालने के लिए A11 पोजीशन पे 1 होना चाहिए, और उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 लाने चाहिए। R3 रो पे ऑलरेडी 0 है, तो वहाँ पे कुछ करना नहीं होगा। R2 पोजीशन पे -1 है, तो वहाँ पे 0 लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, R2 + R1 यूज़ कर सकते हैं। सिंपली R2 + R1 किया तो हमारा काम हो जाएगा, -1 की जगह पे 0 हो जाएगा। अभी देखो लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिखा है, R2 ही रो लिखा है ना, तो चेंजेस सिर्फ उसी रो में होंगे, R1 और R3 रो में चेंजेस नहीं होंगे। तो जिस रो में चेंजेस नहीं होंगे तो उसको आप लोग एज इट इज़ लिख दे रहे। तो ये 1 2 -2 एज इट इज़ लिखा, 0 -2 1 भी एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस होंगे, -1 + 1 0, 3 + 2 5, और ये कितना होगा, ये -2 हो रहेगा। देखो राइट साइड में जो ए के लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स लिखा है ना, इक्वल टू के राइट साइड पे ए के लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स लिखा वो होता है रो ऑपरेशन के लिए रिजर्व होता है। जो भी लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में रैंक निकालने के लिए हम लोग जो साइमल्टेनियस रो और कॉलम ऑपरेशन यूज़ करेंगे, इनमें से रो ऑपरेशन जो भी होंगे वो इस वाले मैट्रिक्स में किए जाएंगे, यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो ए के लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स है उस पर किए जाएंगे। और जो भी कॉलम मैट्रिक्स ऑपरेशंस होंगे, कॉलम ऑपरेशन इस वाले मैट्रिक्स पे किए जाएंगे साइमल्टेनियस। तो यहाँ पर रो ऑपरेशन हो रहे, तो रो ऑपरेशन के चेंजेस मैं इस मैट्रिक्स पे करूँगा, जो कि क्या दिया है, R2 + R1, यानी कि फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखना है।
1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1, ये 0 और ये थर्ड रो एज इट इज़। ठीक है, ये राइट साइड का मैट्रिक्स कॉलम ऑपरेशन का रिजल्ट था, कॉलम ऑपरेशन तो हुए नहीं, तो उसको मुझे एज इट इज़ लिखना होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 1 नीचे 0 0 आर लाने के बाद क्या करना होता है, रैंक निकालते वक्त साइड में 0 लाने होते हैं। साइड में 0 लाने के लिए कॉलम ऑपरेशन यूज़ करना होगा, तो ये 2 C2 कॉलम का पार्ट है, ये -2 C3 कॉलम का पार्ट है, तो यहाँ पर इस C2 और इस C3 की प्लस पे 0 लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1 और C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1। तो देखो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ लिखना होगा 1 0 0। यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं तो उनको 0 0 कर दिया, ये 5 और ये -2 एज इट इज़ रहेगा, -2 और ये 1 एज इट इज़ रहेगा। ये मैट्रिक्स रो ऑपरेशन के लिए रिजर्व होता है, तो यहाँ रो ऑपरेशन तो हुए नहीं है, तो ये एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग 0 0 1। और यहाँ पे ये कॉलम ऑपरेशन के लिए रिजर्व होता है, रिस्पेक्ट टू जो भी कॉलम ऑपरेशन ऊपर किए तो वही कॉलम ऑपरेशन यहाँ पे लिखने होंगे। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं, ये कितना होगा -2 1 0 और ये 2 0 1। इसके बाद देखो ये 5 के जगह पे 1 लाना होगा, 5 A22 पोजीशन का पार्ट है, तो 5 के जगह पे 1 लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 - 4 कर सकते हैं। तो 5 - 4 करते वक्त मुझे R3 का यूज़ करना है या फिर C3 का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर रो ऑपरेशन यूज़ कर लेता हूँ। देखो 5 R2 के प्लस पे, तो R2 माइनस नहीं प्लस कर देता हूँ, प्लस क्यों, क्योंकि 2 इंटू मैं कर रहा हूँ R3 की प्लस पे -2 इंटू 2 -4 ही हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 + 2 इंटू -2 ये -4, 5 प्लस ऑफ -4 कितना होगा 1, तो अपना काम हो जाएगा। तो जो भी रिस्पेक्टिव रो ऑपरेशन होंगे वो इस वाले मैट्रिक्स पे करने होंगे, क्योंकि ये यहाँ पर रो ऑपरेशंस करने होते हैं और ये कॉलम मैट्रिक्स के लिए रिजर्व होता है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, 1 0 0 एज इट इज़ रहेगा। ये एलिमेंट 1 होने वाला है, तो 0 1 -2 R2 का पार्ट है, +2 इंटू R3 का पार्ट 1 है, तो ये 0 हो जाएगा, और 0 -2 1 ये एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू फर्स्ट रो एज इट इज़। R2 में 2 + R3 मिलाना है, ये तो 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, R2 में 2 + R3 ये 2 हो जाएगा, 1 1 2। थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं, ए मैट्रिक्स। इसके बाद ये कॉलम ऑपरेशन के लिए रिजर्व था, कॉलम ऑपरेशन तो कोई हुए नहीं, तो ये एज इट इज़ लिखना होगा 0 1 0 0 0 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो ये -2 की जगह पे 0 लाना है, ये A22 पोजीशन 1 लिया तो उसके नीचे 0 लाना है ना, तो यानी कि -2 की पोजीशन पे 0 लाना है। -2 की पोजीशन किसकी है, थर्ड रो की है, तो रो थर्ड की है ना, तो -2 की जगह पे 0 लाने के लिए क्या कर सकता हूँ, R3 + 2 टाइम्स ऑफ R2 यूज़ करना है, 2 टाइम्स ऑफ R2। देखो A11 पोजीशन पे 1 आया, तो उसके नीचे 0 लाने के लिए रो 1 ही यूज़ करना है, उसके साइड में 0 लाने के लिए कॉलम 1 यूज़ करना है। A22 पोजीशन पे 1 आने के बाद उसके नीचे 0 लाने के लिए R2 यूज़ करना कह रहा हूँ मैं, और A22 पोजीशन पे 1 आने के बाद उसके साइड में 0 लाने के लिए C2 यूज़ करना है। ठीक है, इसी तरीके से प्रोसीजर कंटिन्यू होते रहेगा। इतना हो गया। इस प्रोसीजर में क्या लिखा है, R3 में मुझे क्या मिलाना है, 2 टाइम्स ऑफ R2 ऐड करना है, यानी कि ये 0 हो जाएगा और साइड में 1 ही रहेगा। ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव चेंजेस हो रहे हैं तो लोग कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पेज पर देखो क्या दिख रहा है, थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। क्या दिख रहा है, R3 + 2 टाइम्स ऑफ R2। तो चेंजेस क्या हो जाएंगे, फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, 1 0 0। सेकेंड रो में भी कोई चेंजेस नहीं, 0 1 0, और यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, 0 0 1 हो जाएगा, इक्वल टू फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, 1 0 0। सेकेंड रो में भी कोई चेंजेस नहीं है। R3 में क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ R2 मिलाना है, यानी कि ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 2 4 4 + 1 5 हो जाएगा। और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखना है, राइट साइड का क्यू 1 -2 2 0 1 0 और 0 0 1। इतना हो जाने के बाद 0 0 1 थोड़ा सा ऊपर कर लेता है इसको। इतना करने के बाद देखो यहाँ से A11 पोजीशन पे 1 है, A22 पोजीशन पे 1 है, A33 पोजीशन पे 1 है। इसका मतलब ये जो A मैट्रिक्स था वो
नॉर्मल फॉर्म में आ गया ना, कैनोनिकल फॉर्म में आ गया। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज, रैंक कितना आ गया, 3 आ गया। अल्सो वी गेट पी कितना मिला मुझे यहाँ पर, ये जो राइट साइड में ए के लेफ्ट साइड का जो भी मैट्रिक्स है वो क्या रहेगा, वो हमारा पी मैट्रिक्स रहेगा। तो पी कितना मिला है मुझे, 1 0 0 1 1 2 और ये 2 2 5, ये मिला मुझे पी। एंड क्यू मिला, क्यू हमें कितना मिला, 1 -2 2 0 1 0 और ये 0 0 1। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये कंसेप्ट मुंबई यूनिवर्सिटी के पे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, या फिर इस तरीके का भी क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा सकता है, ईच फॉर 5 मार्क्स और 6 मार्क्स। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए। इतना समझ में आया होगा। चलो अभी क्या पूछा है, नाउ टू फाइंड, रैंक हो गया, पी मिला, क्यू मिला। अभी क्या निकालते हैं, नाउ टू फाइंड, ये एक्स्ट्रा पार्ट भी पूछा था ना उन्होंने, नाउ टू फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए देखो यहाँ पर ये आई है, यूनिट मैट्रिक्स हो गया, ये लेफ्ट साइड का पी रहेगा, ये बीच का ए और ये क्यू। देखो नाउ टू फाइंड ए इनवर्स, सिंस हमें मिला क्या है, सिंस आई इज इक्वल टू, हमें पी ए के फॉर्म में मिल गया ना ये, तो दोनों साइड में यहाँ पर प्री मल्टीपल बाय अगर पी इनवर्स कर देते तो कैसा हो जाएगा, पी इनवर्स इंटू आई, पी इनवर्स ए पी ए क्यू। ऊपर के दो इक्वेशन के बोथ साइड प्री मल्टीपल बाय क्या किया, पी इनवर्स किया। तो किसी भी यूनिट मैट्रिक्स को अगर किसी अदर मैट्रिक्स के साथ इंटू करते हैं तो वो अदर मैट्रिक्स रहता है। तो यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स आई पी इनवर्स के साथ इंटू होगा तो लेफ्ट साइड में पी इनवर्स ही रहेगा। पी इनवर्स और पी हमने सीखा है, 12th में सीखा था, कोई भी मैट्रिक्स उसके इनवर्स के साथ इंटू होता है तो हमें यूनिट मैट्रिक्स मिलता है और साइड में ए क्यू। इसके बाद सेम कंसेप्ट, अगर यूनिट मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ इंटू होता है तो वो वाला मैट्रिक्स रहेगा, तो पी इनवर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ से, ए क्यू। अगेन प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय क्या कर देता हूँ, ए इनवर्स कर देता हूँ। तो ए इनवर्स पी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए क्यू। ए इनवर्स और ए कितना हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई, और साइड में क्यू। यूनिट मैट्रिक्स क्यू मैट्रिक्स के साथ इंटू होता है तो क्या रहेगा, सिर्फ क्यू होगा। अभी पोस्ट मल्टीपल बाय मैट्रिक्स, पोस्ट बोथ साइड पोस्ट मल्टीपल बाय मैट्रिक्स पी, इसका मतलब ए इनवर्स और ये पी इनवर्स और यहाँ पे पी लिखा तो यहाँ पे क्यू के साइड में पी लिखना होगा। पी इनवर्स इंटू पी कितना हो जाएगा, आई होता है ना, क्यू पी। तो लेफ्ट साइड में ए इनवर्स और आई कितना होगा, ए इनवर्स ही रहेगा और यहाँ पे आएगा क्यू पी। इसका मतलब जो भी ए इनवर्स हमें पूछा है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा है, वो किस तरीके से आने वाला है कि जो भी हमें ऊपर क्यू और पी मैट्रिक्स मिले ना उनका मल्टीप्लिकेशन करके, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्यू मैट्रिक्स और यहाँ पे पी मैट्रिक्स। देखो क्यू मैट्रिक्स कितना दिया था, 1 -2 2, मतलब ये आया है हमें 0 1 0 और ये 0 0 1, ये आया था, वही लिखा, तो यहाँ से दिखा रहा हूँ। क्यू मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी, 1 -2 2 0 1 0 और 0 0 1, वो लिख दी यहाँ पर, 1 -2 0 1 0 और 0 0 1। पी मैट्रिक्स क्या मिला था, 1 0 0 1 1 2 2 2 5, ठीक है, लिख दिया। पी मैट्रिक्स क्या आया था, 1 0 0 1 1 2 और 2 2 5, सेम लिखा है यहाँ पर, 1 0 0 1 1 2 2 2 5। इन दोनों मैट्रिक्स का अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे तरीके से करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन करके बताता हूँ तो हमारा ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा। एक मिनट, देखिए यहाँ पर, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन हम लोग डायरेक्टली कैलसी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्टेप्स बता रहा हूँ आप लोगों को। 1 × 1 1, -2 × 1 -2, 2 × 2 4, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इंटू हो गया। उसके बाद 0 × 1 0, 1 × 1 +1, 0 × 2
0। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का इंट हो गया, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे लिखा है 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 अगेन 0, 1 इंटू 2 +2 लिखा। ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की प्लेस में लिखा। इसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 0, -2 इंटू 1 -2, 2 2 ज़ा +4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की पोजीशन लिखी। अभी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 +1, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 0 0। ये थर्ड रो और ये सेकेंड कॉलम चल रहा है, वही पोजीशन है थर्ड रो और सेकेंड कॉलम की। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 +2। समझ में आ रहा है? उसके बाद अभी देखो ये किस पोजीशन है, ये थर्ड, ये फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की पोजीशन है। वो पोजीशन किसकी आएगी? ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 0 आएगा, 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू 5 +10, 0 इंटू 0 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 +2 +0, थर्ड रो थर्ड कॉलम पोजीशन भी वही है 0 +0 +5। ठीक है, यह ऑप्शनल है, ऐसा देखा ना, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, ऐसे स्टेप्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसका काम हो गया। 1 + 4 5, 5 - 2 3 आएगा यहाँ पर, 4 - 2 2 आएगा यहाँ पर, 10 - 4 यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पर होगा 5। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये हो गया अपना ये इन्वर्स जो कि उन्होंने पूछा था। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, हमेशा इतना याद रखो, इन्वर्स था तो इन्वर्स हमेशा यूनिक आएगा, लेकिन पी और क्यू के आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? पी और क्यू के आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं, बिकॉज हम लोग जो रैंक निकालने के लिए, ये लेफ्ट साइड में रैंक निकालने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं ना, मतलब पहले रो ऑपरेशन किया या फिर रिक्वायर्ड सर्टन कॉलम ऑपरेशन किया, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा पी और क्यू का वैल्यू। तो पी और क्यू का वैल्यू अगर अलग अलग आता है तो उसमें कोई टेंशन वाला काम नहीं है। लेकिन अगर सेम समय इन्वर्स पूछा तो इन्वर्स तो एक ही आएगा, यूनिक ही आएगा, जो कि पी और क्यू का वैल्यूज यूज़ कर कर आने वाला है। ठीक है, तो इतना याद रखना, पी और क्यू की वैल्यू सेम सबके लिए, सबकी किसी भी दो लोगों की अलग अलग हो सकती है। इसके बाद अभी हम लोग बहुत थ्योरी वाला पार्ट करेंगे, थ्योरी वाला जो कि बहुत ही बेसिक्स है, उससे शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो, आप लोगों को यूनिटरी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये सारे ऑपरेशंस पता होंगे। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। तो यही कंसेप्ट मैं आपको एक बार फिर से दोबारा बता रहा हूँ। और यहाँ पर 4 नए टाइप्स के मैट्रिसेस होंगे जो कि हमें लर्न करने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी है, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है वो भी सीखने हैं। उसके बारे में कंसेप्ट मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। टाइप ऑफ मैट्रिसेस से शुरुआत करता हूँ। देखो, मैट्रिसेस बेसिकली होते क्या है? क्या बोला मैंने? मैट्रिसेस बेसिकली होते क्या है? तो मैट्रिसेस क्या है? बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर रिटन इन रोज एंड कॉलम फॉर्म, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम फॉर्म, यानी कि नंबर्स रहेंगे हमारे पास कुछ दिए हुए, अगर उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं जिसे रो कहते हैं, और उसी नंबर को कॉलम में भी लिखा जाएगा, यानी कि वर्टिकल लाइंस में लिखा जाएगा। तो उस तरीके के नंबर के रिप्रेजेंटेशन को अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड करते हैं तो जो भी फॉर्मेट मिलेगा उसे क्या कहेंगे? मैट्रिसेस कहेंगे। यानी कि देखो एग्जांपल देखो, अभी मेरे पास ये A111 पोजीशन का कोई नंबर है, A12 पोजीशन का कोई नंबर है, ये A13 पोजीशन का कोई नंबर है, A21 पोजीशन का कोई नंबर है, A22 पोजीशन का कोई नंबर है और ये A23 पोजीशन का कोई नंबर है। यहाँ पर देखो, शुरुआत का 1 का मतलब क्या है? शुरुआती 1 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज। और ये शुरुआती 2 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज। यानी कि ये फर्स्ट रो का पार्ट है, ये सेकेंड रो का पार्ट है, और ये सेकेंड वाला जो नंबर दिया है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। यानी कि ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर किस तरीके से दिखाते हैं? पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, ये इस केस में 2 है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा जाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है इस केस में।
तो ये जो भी मैट्रिक्स दिया जिसके एलिमेंट्स मैंने A11, A12, A13, A21, A22 और A33 लिए, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है 2 × 3, 2/3 की ऑर्डर है। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने आए, 6 एलिमेंट्स आए। अंदर के जो भी नंबर्स आते हैं उसको कहा जाता है एलिमेंट्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में आपको शुरुआत में बता रहा हूँ, रो और कॉलम मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ सिंगल ही रो है उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। कोई भी अगर मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम है उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, ये थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट है। इसमें देखो हम लोगों ने क्या बताया, अभी मैंने क्या बताया आपको, रो और कॉलम मैट्रिक्स बता दिया, कॉलम मैट्रिक्स बताया। इसके बाद अभी मैं आपको बता रहा हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ही होते हैं। रो और कॉलम मैट्रिक्स हो गया, उसके बाद मैंने लिखा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे पहचाना जाता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है ना, हमें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही मिलेगा। क्या कहा, डायगोनल मैट्रिक्स ये हमेशा हमें स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही मिलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये जो सेकंड रो सेकंड कॉलम है, इसके बाद अगर ऑर्डर सेम है रो नंबर ऑफ रोज और कॉलम के, तो हमें A33 भी मिलेगा, यानी कि फर्स्ट थर्ड रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट्स। तो ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें A11, A22, A33 डायगोनल एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है, जो एलिमेंट्स कहे ना मैंने, तो उसी अगर एलिमेंट्स प्रेजेंट है और उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है वो ज़ीरो है, तो उस तरीके के मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इतना है समझ में। और जो भी डायगोनल मैट्रिक्स, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और जो भी डायगोनल एलिमेंट्स आए हुए हैं, मतलब A11, A22, A33 पोजीशन में जो भी एलिमेंट्स आए उसको क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे, सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। इतना समझा आप लोगों को, डायगोनल एलिमेंट्स बताया, डायगोनल मैट्रिक्स बताया। इसके बाद होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, सिंपली जो भी डायगोनल एलिमेंट्स आए हुए हैं, हम अगर सबका एडिशन कर देते हैं ना, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स आए हुए हैं अगर उन सब एलिमेंट्स का एडिशन कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या कहा जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स इस चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते ये देखा था। उसी तरीके से अगर हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देते तो उसको कहा जाएगा सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये वर्ड कौन सा अभी बताया मैंने, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद सातवां वाला पॉइंट बता रहा हूँ, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो उसको क्या कहा जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आप सब लोगों को पता है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर नाम के लिए यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फर्स्ट से इंजीनियरिंग सीख रहे हो, ये बेसिक तो सबको पता रहेगा। फिर भी चांसेस अगर किसी को पता नहीं होगा तो एक बार एक ही रिवाइज हो जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स हो क्या, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट कितना होता हो, जीरो होता हो। इसके बाद आएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता तो उसको क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इतना भी समझ में आया होगा आपको, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं सिंपली। इसके बाद बता रहा हूँ मैं आपको नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। क्या कह रहा हूँ मैं, ये रफ है, ये रफ में सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ ये नाम जो भी अभी सीखे, रो और कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंगुलर ऑफ मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर के सारे एलिमेंट्स कैसे जीरो है तो उसको क्या कहा जाएगा, नल या फिर जीरो मैट्रिक्स कहा जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ये जस्ट नाम है, इसके ऊपर 4 नए टाइप के मैट्रिसेस को उसके ऊपर सम्स भी है और वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट भी है, वो हमें लर्न करनी है। लास्ट में बताता वो 4 टाइप के मैट्रिसेस कौन से। तो ये तो सब बेसिक मैट्रिसेस है जो कि हम लोगों को 12th से जानते हैं, 12th से इंट्रोड्यूस हुए हैं। 9th हो गया ये नल और जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद 10th पे आ रहा हूँ, बता रहा हूँ यूनिट मैट्रिक्स। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या रहेगा, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी,
डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होगी और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हिस्से होके सारे के सारे 0 होंगे। इस तरीके के मैट्रिक्स को कहा जाएगा यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा आई इस कैपिटल लेटर आई से डिनोट होगा। ठीक है, ये होगा 11 पे आता हो बताता हूँ स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहा मैंने? स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स सिंगल नंबर ही है। सिंगल नंबर यानी कि सेम नंबर है, यानी कि अगर 2 2 2 ये डायगोनली आया है तो उस वही टाइप को मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद बता रहा हूँ मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। टाइप आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी क्या कह रहा हूँ मैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही हमेशा मिलेगा। क्या कहा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हमेशा हमें स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही मिलेगा। इसको नोटिस करना आप लोगों को। ये वाला पार्ट रफ है अभी, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट हो रहा है जिसमें मैंने क्या क्या लिखा है? नल और जीरो मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये 3 पार्ट है, सिर्फ समझ के लेना है। नहीं भी लिखा नोट में तो भी चलेगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो, मैट्रिक्स जनरली अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता हूँ तो ये कुछ भी एलिमेंट्स ले लेता हूँ, ए बी और ये सी लिखा, चलो इधर एक्स वाई जेड लिखा, इधर मैंने लिखा पी क्यू आर लिखा। ठीक है, ये 3 ऑर्डर का अगर मैंने मैट्रिक्स लिया है। यहाँ पर देखो डायगोनल 2 दिख रहे, ए वाई आर और पी वाई सी, ये 2 डायगोनल दिख रहे ना। इन दोनों डायगोनल में से ये है A11 पोजीशन, ये है A22 पोजीशन, ये है A33 पोजीशन। तो इसी पोजीशन के जो भी एलिमेंट्स है वो हमारे क्या है? प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स है। क्या कह रहा हूँ मैं? प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स। उसको क्या कहते हैं? मतलब उसको मेन डायगोनल भी कहा जाएगा। मेन डायगोनल भी, या फिर प्राइमरी डायगोनल भी कहा जाएगा, या फिर लीडिंग डायगोनल भी कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? मेन डायगोनल ये है हमारा, या फिर लीडिंग डायगोनल ये है, या फिर प्राइमरी डायगोनल ये है। पी वाई सी ये भी भले डायगोनल के एलिमेंट लग रहे हो, लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट किस एलिमेंट के या फिर कौन से पोजीशन के डायगोनल्स का है? A11, A22 और A33 इस पोजीशन के डायगोनल का एलिमेंट्स है। उन्हीं पोजीशन के एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट कहा जाएगा। अगर उन्हीं पोजीशन के एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए इन केस ऑफ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उन्हीं पोजीशन की वैल्यू, एलिमेंट्स की पोजीशन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए कोई भी, तो उसका हम लोग कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अभी देखो ए वाई आर इज द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। ए वाई आर या फिर वो डायगोनल एलिमेंट्स है। अगर उसके नीचे या फिर उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं तो हम लोग उसको अकॉर्डिंगली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। देखो अगर सपोज एक्स वाई एक्स पी और क्यू, क्या कह रहा हूँ मैं? सपोज अगर एक्स पी क्यू मेरे पास 0 है तो ये मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा? ए बी सी, वाई या आर, ये जेड लिखा, एक्स पी क्यू 0 कह रहा हूँ ना मैं, तो ये 0 एलिमेंट्स रहेगी। अभी देखो अपने को ट्रायंगल मिला ना, ऐसा ऊपर ही ट्रायंगल मिला। क्या कह रहा हूँ मैं? हमें ट्रायंगल ऊपर ही मिला, तो ये क्या हो जाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन सपोज अगर मैं ऐसा एलिमेंट्स बना देता हूँ, ये एक्स लिखा, ये ए लिखा, ए वाई आर अपना प्राइमरी डायगोनल था ना। प्राइमरी डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर 0 किए मैंने और नीचे के एज इट इज लिख देता हूँ, ऊपर के एलिमेंट्स 0 किए, ये ए था ए, ऊपर के एलिमेंट्स 0 किए, नीचे ट्रायंगल दिख रहा है ना, अभी ट्रायंगल नीचे दिख रहा है एलिमेंट्स का, तो इसके क्या कहा जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों को क्या सीखा? आप लोगों को क्या पता चला? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स होते हैं, प्राइमरी डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स होते हैं तो उसको कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और प्राइमरी डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स होते हैं तो उसको कहा जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इतना समझ में आया? इसके बाद की कंसेप्ट है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। क्या कह रहा हूँ मैं? कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखो कॉन्जुगेट ये हो गया अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद लिख रहा हूँ मैं कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ये वर्ड आपने कहाँ पे सुना होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा होगा। किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जो कि रियल और इमेजिनरी पार्ट से बनता है। इमेजिनरी पार्ट के पीछे हम लोग आई लिखते हैं। अगर मैट्रिक्स में, क्या कह रहा हूँ मैं? अगर मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट्स है, यानी कि ये लिखा मैंने 2 लिखा, ये लिखा मैंने माइनस आई लिखा, 1 प्लस आई, या अगर ये रैंडम मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, आई लिखा, 3i प्लस 2 कर दिया,
कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इधर 0 ले लेता हूँ, 2 - 3i लिख लेता हूँ, 5i और यहाँ पे 4। देखो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आप लोगों को बताता हूँ। तो अगर एक मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स आए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए, तो क्या करना होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन अगर अलग होगा, क्या कह रहा हूँ मैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन अगर प्लस है तो प्लस की जगह पे माइनस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस की जगह पे प्लस लिखेंगे। ऐसे चेंजेस करके जो भी मैट्रिक्स होगा ना, उसको क्या कहा जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहा जाएगा। अगर ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का अगर मैं कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स बना रहा हूँ, तो ए मैट्रिक्स के ऊपर मुझे बार देना होगा, बार। समझ में आ रहा है? और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन, इमेजिनरी पार्ट का साइन मुझे अलग चेंज करना है। टू रियल पार्ट है ये एज इट इज़ 1 + i, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, प्लस है, तो मुझे क्या लिखना होगा, उसका कॉन्जुगेट बनाते वक्त 1 - i। ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है जिसका साइन प्लस है, तो उसका कॉन्जुगेट करते वक्त मुझे -i लिखना होगा। सेम माइनस है तो उसका क्या होगा, +i। 3i - 2, इमेजिनरी पार्ट i के साथ जो आता है ना वो होता है, तो 3i प्लस में है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -3i + 2, 0। ये 2 + 3i -5i और ये 4। देखो यहाँ पे क्या किया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस का माइनस का वो किया, या फिर जो माइनस था उसका प्लस किया। तो इस तरीके से जो भी मैट्रिक्स बनता है चेंजेस कर उसको क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। इतना भी समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी जानते होंगे आप लोग। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रोज को कॉलम्स में लिखना या फिर कॉलम्स को रोज में लिखना। इस तरीके के ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। अभी देखो इसके बाद एक नया वर्ड आएगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताया था। इसके बाद बता रहा हूँ अभी ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ ना अभी, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, गिवन मैट्रिक्स ए दिया होगा, ए मैट्रिक्स का आप लोग क्या बनाओ, उसका कॉन्जुगेट बनाओ। कॉन्जुगेट बनाने से पहले ए मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, देखो ए मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स का निकालते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर डैश लिखना होता है, या फिर हम लोग उसके ऊपर ऐसा टी भी लिख देते हैं, टी का सिंबल ट्रांसपोज के लिए ए डैश लिखते हैं, या फिर a⁻t लिख देते हैं। मैं हमेशा ए डैश यूज़ किया करूँगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स के नोटेशन में, क्या यूज़ करूँगा, ए डैश यूज़ किया करूँगा। अल्टरनेट जो भी सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है मैंने साइड में लिखा है। देखो एक गिवन मैट्रिक्स ए है, तो उसका मुझे ट्रांसपोज बनाना, तो वो कैसे हो जाएगा, 2 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 2 1 + i, ये 2 था 2 लिखा, 1 + i फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कर रहा हूँ, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम कर रहा हूँ, और थर्ड रो का थर्ड कॉलम कर रहा हूँ, थर्ड रो है उसका थर्ड कॉलम कर रहा हूँ। इतना कर दिया। तो हमने क्या किया था, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स में जो भी गिवन मैट्रिक्स ए था उसका ए डैश बना दिया, ए डैश यानी कि रो का कॉलम किया और कॉलम का रो किया। और फिर अभी इसी मैट्रिक्स का क्या कह रहा हूँ मैं, जो भी ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स आया है ना, इसी मैट्रिक्स का अगर हम लोग कॉन्जुगेट निकाल देते तो कैसा हो जाएगा, ए डैश बार होगा, या फिर a⁻t बार होगा। इन दोनों रिप्रेजेंटेशन को डैश किया बाद में बार कर रहा हूँ ना, या फिर पहले ट्रांसपोज किया बाद में बार कर रहा हूँ, इसी रिप्रेजेंटेशन को ऐसा लिखा जाता है, a⁻θ। क्या लिखा जाता है, a⁻θ। इसका मतलब क्या होगा, थीटा के अंदर दोनों ऑपरेशन आए हुए हैं, ट्रांसपोज भी किया हुआ है और कॉन्जुगेट भी किया हुआ है मैट्रिक्स का। तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कोई रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं होती कि पहले आपको ट्रांसपोज ही करना है बाद में कॉन्जुगेट लेना है। आप पहले कॉन्जुगेट भी ले सकते हो, बाद में ट्रांसपोज कर सकते हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन सेम ही होगा। उसे क्या कहा जाएगा, a⁻θ का मतलब रिप्रेजेंटेशन देंगे। इसका मतलब देखो अभी ऊपर वाले मैट्रिक्स में मैंने ऑलरेडी ट्रांसपोज किया था ना, अभी सिर्फ हमें क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट करना है। ये देखो बार दिया है ना, अगर ये दोनों ऑपरेशन जिस मैट्रिक्स में होते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, a⁻θ से किया जाता है। तो ऊपर वाले मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे आ जाएगा, 2 + i 2 + 3i, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस। यहाँ पर -3i + 2, ये -5i -i और 0, और ये 4 एज इट इज रहेगा। आई होप
आप लोगों को ये भी समझा होगा ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स की, तो इसको भी आप लोग ठीक से समझ लो। आया समझ में ये? चलो नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, एडिशन हम लोगों ने सीखा है, सब्ट्रैक्शन हमने सीखा है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमने सीखा है, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी भी यहाँ पर वो जो 4 मेन टाइप्स के मैट्रिसेस थे वो मैंने नहीं बताया है। वो जो 4 मेन टाइप्स के मैट्रिसेस थे उनके फिर नाम भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, जिसमें से पहला रहेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है अभी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। दूसरा होगा स्क्यू सिमेट्रिक, इसके बाद वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, और या फिर होता आएगा लास्ट में आएगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये मैट्रिसेस हमारे लिए नए हैं, इसमें से आप लोगों ने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम 12th में सुना था, सिर्फ नाम सुना था, और ये तो टोटली आपके लिए नए मैट्रिसेस है, हर्मिशियन मैट्रिसेस और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस आपके लिए टोटल नए हैं। ये इसके ऊपर, इन मैट्रिसेस के ऊपर, इन चारों मैट्रिसेस के ऊपर थ्योरी बेस्ड 4 सम है, वो थ्योरी बेस्ड 4 सम हमें करने हैं, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बेसिकली क्या होते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एक जैसा होना, राइट। तो अगर दो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स उसके डायगोनल एलिमेंट्स के अराउंड सेम है, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मैट्रिक्स उसके डायगोनल एलिमेंट्स के अराउंड सेम है तो उसको क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बता रहा हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी सी, ये लिखे मैंने कौन से, डायगोनल एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स लिखे। अगर यहाँ पर एच है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस जी है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, माइनस जी होना चाहिए। अगर यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर भी एफ होना चाहिए। मतलब क्या होगा, ये पोजीशन किसकी है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन, तो ये पोजीशन किसकी है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की है। इसका मतलब समझ में आ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ ये छुपा देता हूँ, मैं प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स अगर मैं छुपा देता हूँ, ऐसे छुपा दिया हमने प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स, तो पीछे क्या दिखता है, मिरर इमेज दिखता है कि नहीं, एच का एच के साथ, माइनस जी का माइनस जी के साथ, एफ का एफ के साथ। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आया समझ में, इस तरीके के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अलग क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे क्या होता है, और कोई भी गिवन मैट्रिक्स, क्या कह रहा हूँ मैं, कोई भी गिवन मैट्रिक्स अगर स्क्वायर गिवन मैट्रिक्स है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या होगी, सॉरी, कोई भी गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए दिया है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या होगी, ए इज इक्वल टू ए डैश। क्या कहा, ए इज इक्वल टू ए डैश, ये सफिशिएंट कंडीशन होगी। इतना समझ में आया। और देखो अभी बताता हूँ आपको बस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल तो समझा होगा, सिर्फ मिरर इमेज होना चाहिए अबाउट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के अराउंड मिरर इमेज होनी चाहिए। ये डायगोनल एलिमेंट्स लिख देता हूँ, ए बी सी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर इधर एच है तो यहाँ पर माइनस एच होना चाहिए। अगर यहाँ पर जी है, जी, तो इधर क्या होना चाहिए, माइनस जी होना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस एफ है तो यहाँ पर प्लस एफ होना चाहिए। यानी कि सिर्फ मिरर इमेज ही चाहिए, मिरर इमेज ही चाहिए, बट अपोजिट इन साइड। क्या कहा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें मिरर इमेज ही रिक्वायर्ड होती है, बट अपोजिट इन साइड। समझ में आ रहा है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की इतनी ये भी एक मतलब खासियत रहेगी कि इधर इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, वो डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे, वो कैसे रहेंगे, जीरो। मतलब ए बी और सी की वैल्यू कैसे होगी, जीरो होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है
मतलब डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ लीडिंग टैंजेंट के अराउंड एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो उससे क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या ऐसा होता है, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, और जो कि अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी मिरर इमेज होती है, बट अपोजिट इन साइड। इतना समझ में आया यहाँ पर। और फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए to be symmetric matrix the necessary and sufficient condition is, लिख देता हूँ, देखो ये important point है, for, या फिर ऐसा लिख देता हूँ, the necessary and sufficient condition, the necessary and sufficient condition for a square matrix to be symmetric matrix is a इक्वल टू क्या होगा, a डैश होगा, क्या होगा, a इक्वल टू a डैश होगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या रहेगी, a इज इक्वल टू a डैश होगी। इसी तरीके से द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज क्या रहेगा, क्या रहेगा, a इज इक्वल टू माइनस ए डैश, a इज इक्वल टू क्या रहेगा, a इज इक्वल टू माइनस ए डैश, और a डैश इज इक्वल टू माइनस ए। क्या लिखा मैंने, सिर्फ माइनस ए ये पीछे रिप्लेस किया, a डैश इज इक्वल टू माइनस ए। पहला पार्ट समझ में आया। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज a डैश इज इक्वल टू a, या फिर a इज इक्वल टू a डैश, and the necessary and sufficient condition for a square matrix to be skew symmetric matrix is a dash is equal to minus a, या फिर a is equal to minus a dash। देखो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। तो अभी लास्ट के हाफ में हमने क्या किया, दूसरे पार्ट में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में से सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ऑपरेशन जिस मैट्रिसेस में यूज होते हैं उसे कंबाइनली कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। जो भी ए मैट्रिक्स है वो जिसके ऊपर ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा, उसके पावर में थीटा लिखा जाता है, ए टू द पावर थीटा लिखा जाता है। उसके बाद चार इंपॉर्टेंट कौन से मैट्रिक्स सीखे हमने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। आउट ऑफ दिस फोर मैट्रिसेस हम लोगों ने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में देखा, उनकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन भी देखी। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज a is equal to a dash, और for any square matrix to be skew symmetric matrix is a dash is equal to minus a, या फिर a is equal to minus a dash। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे, और उसके ऊपर कुछ थ्योरी बेस्ड सम है वो भी देखेंगे। और ये थ्योरी बेस्ड सम एक हाथ मोस्टली चांसेस होते हैं कि ये पेपर में पूछेंगे ही पूछेंगे, तो इसको आप लोग ठीक से कर लो, प्रिपेयर कर लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब पूछते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, यहाँ पर मैं अपना लेक्चर स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर अपना, और हर एक लेक्चर में, हर एक वीडियो में मैं उसके नेक्स्ट लेक्चर की, उसके प्रीवियस लेक्चर की लिंक मैं आपके लिए शेयर किया करूँगा, तो आप वहाँ से आपको नेक्स्ट लेक्चर या फिर प्रीवियस लेक्चर ढूंढने में मदद होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। जो भी आपके फ्रेंड्स रहेंगे जिनको ज़रूरत होगी कि लेक्चर अच्छे तरीके से समझने के लिए, तो उनको मदद हो जाएगी। अगर किसी भी वीडियोस में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो, प्लीज़ इन्फॉर्म कर दो। मैं अगर आपको डाउट्स क्लियर करने के लिए पर्सनली जूम मीटिंग आईडी देकर आपको लेक्चर जूम मीटिंग में भी डाउट्स क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और कुछ नहीं, बस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। लेक्चर देखो और शेयर करो, ठीक है, थैंक यू।